छात्रों, आज हम पुनः पारिभाषिक शब्दावली परिचय के दूसरे भाग को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व हम पारिभाषिक शब्दावली के प्रथम भाग के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा, उसका निर्माण, उसके महत्व को हम जान चुके हैं। इस भाग में हम पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं को जानेंगे। इसके साथ ही पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की पद्धतियों को जानेंगे और इसके बुनियादी सिद्धांतों पर भी चर्चा करेंगे। पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं को लेकर विभिन्न विद्वानों ने विचार विमर्श किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तथा डॉक्टर सत्यव्रत जैसे विद्वानों ने विशेष रूप से इस पर विचार किया है। तो आज हम पारिभाषिक शब्दावली की जो सामान्य विशेषताएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। यद्यपि अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग विशेषताएं दी गई हैं, परंतु आज हम सामान्य विशेषताओं पर बात करेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली में कौन कौन सी सामान्य विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहली विशेषता है सरलता। पारिभाषिक शब्दावली की सबसे पहली विशेषता है कि उच्चारण की दृष्टि से उसमें सरलता होनी चाहिए। प्रयोक्ता के लिए उच्चारण करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई या हिचकिचाहट का सामना नहीं करना चाहिए। दूसरा बिंदु है निहितार्थ। पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित, नियत, सुबोध तथा स्पष्ट होना चाहिए। कहने का आशय है कि पारिभाषिक शब्दावली का एक निश्चित और विशिष्ट अर्थ होना चाहिए। अगला बिंदु है संकल्पना शब्दजाल। एक अनुशासन या संकल्पना के एक शब्द को निरंतर केवल किसी एक अर्थ का परिचायक होना चाहिए। किसी एक संकल्पना के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अगला बिंदु है अल्पाक्षर अनिवार्यता।
पारिभाषिक शब्द अल्पाक्षर होना चाहिए, जिसमें प्रयोक्ता उसका प्रयोग बिना किसी संकोच या असुविधा के कर सके। अगला बिंदु है मूल शब्द द्वारा निर्मित। पारिभाषिक शब्द के विषय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह एक ही मूल शब्द द्वारा बना हो, जिसमें अर्थ की गहनता और स्पष्टता का आभास हो। अगला बिंदु है जनशक्ति का गुण। पारिभाषिक शब्द में जनशक्ति का मौलिक गुण होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपसर्ग, प्रत्यय या शब्द जोड़कर अन्य संबंधित शब्द को बनाया जा सके। जहाँ तक संभव हो सके विदेशी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु है एक रूपता। सरल और बोधगम्य शब्द के लिए संपन्न श्रेणी के शब्दों में एक रूपता होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके असमान शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला बिंदु है स्वतंत्रता का ध्यान। प्रत्येक शब्द को स्वतंत्र तथा पृथक होना चाहिए, जिससे उसे पढ़कर या सुनकर अन्य किसी पारिभाषिक शब्द का भ्रम न हो सके। अगला बिंदु है कि उच्चारण में सरल। यदि अलग अलग भाषाओं के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाना है तो उस शब्द को उच्चारण की दृष्टि से सरल होना चाहिए। अगला बिंदु है सांकेतिकता। पारिभाषिक शब्दावली में सांकेतिकता का गुण आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली में उपर्युक्त बताए गए गुण होने परम आवश्यक हैं, जिनके माध्यम से हम अच्छे पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं। पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण पद्धतियाँ अर्थात निर्धारण की पद्धतियाँ। इसमें प्रमुख रूप से 4 पद्धतियों को अपनाया जाता है। नंबर 1 ग्रहण, नंबर 2 अनुकूलन, नंबर 3 संचयन और नंबर 4 निर्माण। ग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष रूप से यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली को ग्रहण किया जाता है।
कहने का आशय है कि इसके अंतर्गत विश्व की अनेक भाषाओं के शब्दों को इसमें ग्रहण किया जाता है। विश्व में संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तथा चीनी ये 4 भाषाएं पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में काफ़ी हद तक सक्षम हैं। दूसरा बिंदु है अनुकूलन। जब विदेशी भाषा को व्याकरण तथा ध्वनि की विशेषताओं के अनुसार परिवर्तित कर उसे अपनी भाषा में सम्मिलित किया जाता है तो इसे अनुकूलन कहते हैं। इस प्रक्रिया में विदेशी शब्दों की ध्वनियों को अपनी भाषा की ध्वनियों के अनुसार ग्रहण किया जाता है। तीसरा बिंदु है संचयन। पारिभाषिक शब्दावली का तीसरा प्रमुख बिंदु संचयन है। इसमें भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों के कुछ शब्दों को पारिभाषिक रूप दिया जाता है। अगला बिंदु है निर्माण। इसके अंतर्गत नए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। इस दृष्टि से संस्कृत, चीनी, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाएं समृद्ध भाषा मानी गई हैं। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली के बुनियादी सिद्धांत डॉक्टर कोठारी ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के 3 सिद्धांत दिए हैं। एक उपयोगिता, दूसरा सरलता, तीसरा लचीलापन। ये तीनों ही सिद्धांत अत्यंत महत्व के सिद्धांत हैं। तो इस प्रकार से आज हमने पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं, पारिभाषिक शब्दावली की पद्धतियां तथा उनके बुनियादी सिद्धांतों के विषय में जाना। मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।